ये हमारा व्यवसायिक संगठन का लेसन नंबर 5वां है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लेसन 1, 2, 3, 4 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ पे जाके वीडियो इसका देख सकते हैं। जो हमारा 5वां लेसन है ये है व्यवसाय का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी कार्य करता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। अब इस कार्य में क्या क्या शामिल रहेंगे, जैसे आवश्यक सामग्री का व्यवस्था करना, श्रम का व्यवस्था करना, ज़मीन का व्यवस्था करना, बिल्डिंग का व्यवस्था करना, पैसे का व्यवस्था करना, योजना बनाना। इन सभी गतिविधियों के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, जो बिजनेस को शुरू करने से संबंधित होने चाहिए, उस कार्य को हम प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं प्रमोशन। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है इसी कार्य को क्या कहते हैं, प्रवर्तन हम कहते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था कि पुराने ज़माने में बिजनेस को शुरू करना चलाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो आज का परिवेश है इस समय बिजनेस को शुरू करना बहुत ही चुनौती भरा रास्ता है। इसे आसानी से कोई शुरू नहीं कर सकता। अगर शुरू कर भी लेता है तो उसे चला नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल वह व्यवसाय बंद ही हो जाते हैं। तो काफ़ी सोच समझकर हमें व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए। तो व्यवसाय के प्रवर्तन तो आप समझ ही गए। इसमें हम अर्थ अभी तुरंत बताएं, परिभाषा अपने भाषा में बना के ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अवस्था, प्रवर्तक, प्रकार, कार्य, महत्व और गुण, प्रवर्तन के कार्यात्मक पहलू, ये सब भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अवस्थाएं और पद्धति क्या होती है। तो देखिए, अवस्था का मतलब कि ये जो आदमी है, ये जो व्यवसाय शुरू करेगा तो इसका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इस आदमी की यह जो दिमाग है, इस दिमाग में क्या आएगा, विचार आएगा। कैसा विचार आएगा कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, कैसा बिजनेस शुरू करना है, किस प्रकार का, क्या प्राकृत होगा, क्या उसका नेचर होगा। इस तरह से विचार इस आदमी के दिमाग में आएंगे। तो जो अवस्था है, ये पहला अवस्था है। इस अवस्था को कहते हैं व्यवसाय स्थापना का विचार। व्यवसाय स्थापना का विचार, ये हमारा पहला हो गया। मतलब व्यवसाय का स्थापना करना है, विचार आएगा तो इसके दिमाग में ही तो विचार आएगा। ये हमारा पहला हो गया। तो दूसरा लिखिएगा प्रारंभिक अन्वेषण। प्रारंभिक अन्वेषण, प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती दौर पर, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, खोज करना। मतलब यह जो आदमी है यह व्यवसाय शुरू करने जा रहा है तो इसके दिमाग में विचार आया कि मुझे यह व्यवसाय शुरू करना है, विचार आया, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद वो क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, खोज करेगा कि यह व्यवसाय किस चौराहे पर खोला जाए, किस इलाके में खोला जाए, किस क्षेत्र में खोला जाए, व्यवसाय का किस प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय खरीदा जाए, बेचा जाए। इससे संबंधित सभी बातों का, पैसे का व्यवस्था करना है तो पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से लेंगे कि नातवत रिश्तेदार से लेंगे। इस तरीके से इस व्यक्ति को जो भी खोज करना रहता है वो हमारे दूसरे चरण में आता है, जिसे कहते हैं प्रारंभिक अन्वेषण। ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे को कहते हैं योजना का निर्माण। योजना का निर्माण, यहाँ पे हम निर्माण करेंगे, किस चीज़ का निर्माण करेंगे, योजना का। योजना क्या होता है, योजना का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, हमेशा भविष्य से होता है। भविष्य में हमें जो कार्य करने चाहिए या मुझे जो कार्य करना है उसका हम रूपरेखा या लिखित चाहे मौखिक अपने डेटाबेस में या अपने दिमाग में या अपने कॉपी पे जब पहले से हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा वह योजना कहलाता है कि मुझे भविष्य में कैसे कैसे किस काम को कैसे करना है। तो ये हो गया। जैसे इसने सोच लिया, सबसे पहले विचार आया, उसके बाद इसने खोज किया, अब ये योजना बनाएगा। ये आदमी क्या बनाएगा, योजना बनाएगा कि मुझे बिजनेस का स्थापना करना है, बिजनेस को चलाना है,
किन किन व्यक्तियों से सहयोग लेना है, कैसे क्या करना है, कहाँ से इसे लोन मिल जाएगा आसानी से, इससे वह योजना बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है जो है हमारा पूंजी एवं अन्य साधनों को जुटाना। पूंजी और अन्य साधनों को जुटाना। अब ये जो आदमी है, ये जो व्यवसाय शुरू करने जाएगा, तो शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। तो वह धन इसको कहाँ से मिलेगा? या तो इसके जो दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, वहाँ से मिल जाएगा। अगर दोस्त फ्रेंड नहीं होंगे तो इस आदमी को कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक से जाना पड़ेगा। किस बैंक में जाएगा, कहाँ पे कम ब्याज पे इसे लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, इस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया, परिभाषा भी हो गया। इसके साथ हमने अवस्था भी पढ़ी या पद्धति, दोनों एक ही है। तो व्यवसाय का परिवर्तन में जो अवस्थाएं, जो पद्धति है, ये 4 है। पहला क्या है? व्यवसाय स्थापना का विचार, प्रारंभिक अन्वेषण, योजना का निर्माण, और चौथा है पूंजी और अन्य साधनों को जुटाना। ये 4 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा प्रवर्तक। प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति प्रवर्तन का कार्य करता है वह प्रवर्तक कहलाता है। अब बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, इस कार्य को हम क्या कहते हैं? प्रवर्तन कहते हैं। तो यह जो कार्य जो व्यक्ति करता है, इसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? प्रवर्तक कहेंगे। प्रोमोटर, क्या? प्रोमोटर। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। जो व्यक्ति किसी कंपनी के निर्माण के लिए, ये व्यक्ति ये अकेला भी हो सकता है, इसके साथ 3-4 लोग और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अकेला ही रहे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, अकेला भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति किसी कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक साधनों को जुटाते हैं, आवश्यक साधन क्या होगा? पैसा होगा, जमीन होगा, बिल्डिंग होगा, श्रम होगा, सामग्री होगा। इस तरह से कई साधनों को जुटाना पड़ता है कंपनी को चलाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए। उसे कार्य रूप में शुरू करने के लिए जो योजना बनाता है और कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करता है, लीगल राइट प्रदान करता है। तो यही सब व्यक्ति तो कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रमोटर कहलाएंगे, प्रवर्तक। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब जो है प्रवर्तक तो मैंने आपको पढ़ाया, बताया। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं इसे मिटा के साफ कर दूं। देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं सरसरी निगाहों से। एक जनरली जो प्रवर्तक के प्रकार हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले में हमारा है पेशेवर प्रवर्तक। पेशेवर प्रवर्तक, पेशेवर मतलब इनका काम ही है, प्रवर्तक मतलब बिजनेस को शुरू करना। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका काम ही रहता है कि नए नए आइडिया, नए नए विचार दिमाग में लाकर इस व्यवसाय को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जब वो बिजनेस चल जाता है, फिर दूसरा बिजनेस सोचेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो उस प्रकार के प्रवर्तक को हम पेशेवर प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, इनका काम ही रहता है, पेशा ही यही है, आज नहीं तो कल हमेशा ही करते ही रहते हैं। नए नए जो अवसर आते हैं ये खोजते हैं, पुरानी कंपनियों का विस्तार करेंगे, नई नई कंपनियों का स्थापना करेंगे। तो ऐसे चलते रहता है। तो हमारा हो गया यह पेशेवर प्रवर्तक। दूसरा है आकस्मिक। आकस्मिक प्रवर्तक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, सडनली। कुछ आदमी या कुछ व्यक्ति
दुकान तो चला ही रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, कंपनी का स्थापना किए हैं, कंपनी चल रहा है, तो इस व्यक्ति के सामने या जो व्यक्ति का समूह है इनके सामने कुछ अचानक ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ये नई कंपनियां फिर स्थापित कर देते हैं और वह चलाने लग जाते हैं। तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आकस्मिक परिवर्तन। आकस्मिक मतलब अचानक, अचानक इनके दिमाग में आएगा कि हमें कोई दूसरा कंपनी शुरू करना है, तो कंपनी का स्थापना कर देते हैं और कंपनी को चलाने लगते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन क्या कहेंगे हम? आकस्मिक परिवर्तक कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, बना रही हैं, चला रही हैं, ठीक है। अचानक बरसात का मौसम आया तो वही कंपनी छाता बनाने में जुट गई। अब कुछ कंपनी है नॉर्मल पैंट शर्ट जींस बनाती हैं, जैसे ही ठंडी का मौसम आता है स्वेटर बनाने में, जैकेट बनाने में लग जाती हैं, जूता बनाने में लग जाती हैं। तो जो व्यक्ति नए कंपनी का स्थापना की है जैकेट बनाने के लिए, जूता बनाने के लिए, छाता बनाने के लिए, तो उस प्रकार के परिवर्तक को कहेंगे हम आकस्मिक परिवर्तक। ठीक है। तीसरा है वित्तीय परिवर्तक। वित्तीय परिवर्तक, वित्तीय परिवर्तक का मतलब क्या? सपोज मान लीजिए यह कंपनी है, इस कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, तो कोई व्यक्ति इस कंपनी का जो शेयर है वह शेयर खरीद ले रहा है, पैसा पे करता है, इसका शेयर मतलब हिस्सेदारी खरीद लेता है, तो यह व्यक्ति क्या कहलाएगा? वित्तीय प्रवर्तक कहलाएगा, फाइनेंशियल प्रमोटर कहलाएगा। संपूर्ण अंश पूंजी को एक खरीद लेते हैं और फिर बाद में लाभ प्राप्त कर उसे बेच देते हैं। किसे बेचेंगे? शेयर को बेच देंगे। इस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, जब देखेंगे इसका दाम बढ़ रहा है, किसका? शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस शेयर को बेच देंगे और अपना पैसा वह ले लेंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तक को हम वित्तीय परिवर्तक कहेंगे। ठीक है। जब ये व्यक्ति इस कंपनी में पैसा दे रहा है तो कंपनी क्या करेगा? उस पैसे से अपने कर्ज को चुकाएगा, बिजनेस का विस्तार करेगा, प्रचार करेगा, कर्मचारियों को वेतन देगा, इत्यादि इत्यादि काम करेगा, जिससे कंपनी का विस्तार होगा। चौथा है विशिष्ट संस्थाएं। विशिष्ट संस्थाएं, विशिष्ट संस्था, संस्था का मतलब इंस्टीट्यूट, कोई एक ऐसा ऑफिस या ऐसा समूह कह सकते हैं। विशिष्ट मतलब उसका काम ही वही रहता है। कौन सा काम? नई नई कंपनियों को स्थापना, इस्टेब्लिश करना। तो जैसे मान लीजिए NIDC, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हमारे लिए क्या है? विशिष्ट संस्था है, जो एक प्रकार का प्रमोटर है। यह नई नई कंपनी, नए नए बिजनेस का स्थापना करने के लिए सभी संसाधनों का इकट्ठा करके बिजनेस को शुरू कर देते हैं, बिजनेस आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसको चलाने में ये सब लग जाते हैं। और पांचवा है हमारा तकनीकी प्रवर्तक। तकनीक मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी पैसे या जो भी काम करना रहता है या उपलब्ध कराते हैं। कंपनी एक व्यक्ति ने स्थापित कर दिया तो इसमें बहुत सी तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। तो तकनीक के लिए जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है या जो धन लगाता है, जो पैसा लगाता है, तो वह टेक्निकल प्रमोटर कहलाते हैं। नए नए मशीन बनाएंगे, पैसा लगाएंगे, विज्ञापन कराएंगे, माने किसी तरीके से जो भी कार्य, मतलब यह व्यक्ति जो कार्य करेगा अगर वह कार्य तकनीक से रिलेटेड है तो वह प्रवर्तक क्या कहलाएगा? तकनीकी प्रवर्तक कहलाएगा। तो प्रवर्तक के प्रकार 5 हैं: पेशेवर, आकस्मिक, वित्तीय, विशिष्ट, तकनीकी। 5 है, पांचों आपको मैंने समझाया, इसे लिखने का कोशिश करिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रवर्तक का जो कार्य है, प्रवर्तन का जो कार्य है, महत्व है और गुण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपको कॉपी में लिखना है, समझना है, बस उतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले साकार रूप देना। साकार मतलब वास्तविक रूप देना। किसे वास्तविक रूप देना? अब यहाँ पे जो आदमी था, इसने दिमाग में एक कल्पना मतलब सोच रखा, विचार रखा कि मुझे किसी कंपनी का स्थापना करना है। तो यह जो कल्पना अपने दिमाग में सोचा, उसे क्या देगा? साकार रूप देगा, वास्तविक रूप देगा। ये हमारा क्या है? प्रवर्तक का कार्य है, प्रवर्तक का महत्व है, प्रवर्तक का गुण है। साकार रूप देना किसे? जो उसने कल्पना किया है उसे साकार रूप वह देगा। दूसरा है उत्पादन, बड़ी मात्रा में। बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो पाता है एक प्रवर्तक के कारण ही, क्योंकि प्रवर्तक देख रेख करेगा, कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, उस बिजनेस के हर पहलू पर, हर क्षेत्र पर, हर हिस्से पे नज़र डालेगा। देखिए, जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो लागत कम लगता है। जब लागत कम लगेगा उसका दाम कम होगा, दाम कम होगा, बिक्री ज़्यादा होगा, बिक्री ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी मेरा ज़्यादा होगा। तीसरा है जोखिम को झेलना। जोखिम, देखिए ये भी हमारा कार्य ही है, महत्व है, गुण है। ये जो जोखिम झेलता है, कौन झेलता है? यही व्यक्ति झेलेगा ना जो बिजनेस को शुरू करने के लिए कार्य कर रहा है। रिस्क है, पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, डूब जाएगा, बर्बाद होगा, पैसा डूब जाएगा, बैंक का जो लोन है वह दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इससे रिलेटेड सारे जोखिम इस प्रवर्तक का ही रहता है। ठीक है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं या मानवीय संसाधन है, उसका उपयोग कौन करता है? प्रवर्तक करता है। किसके लिए करता है? कंपनी के लिए करता है। ये सभी जो मैं अभी 4 पॉइंट मैंने बताया, ये कार्य, महत्व, गुण, अगर कोई भी पूछेगा तो यही जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ यही आपको लिखना पड़ेगा। पांचवा क्या है हमारा? पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी निर्माण में सहायक। ये जो प्रवर्तक है नई कंपनियों को स्थापना करेगा तो पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है। और जब पूंजी का निर्माण होगा तो जीडीपी या पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे अपने देश में भी तरक्की आना संभव हो पाएगा। तो पूंजी का निर्माण होता है। मान लीजिए इसने सोचा कंपनी स्थापना करना, कर दिया। अब इस कंपनी में जो व्यक्ति कार्य करेंगे, जो व्यक्ति काम करेंगे, तो उन्हें सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा। जो उन्हें सैलरी वेतन मिलेगा तो उस व्यक्ति का पूंजी निर्माण होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। जब होगा तो देश का भी विकास होगा, कंपनी का भी विकास होगा। छठवां पॉइंट है हमारा आविष्कारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। व्यवहारिक रूप प्रदान करना किसे? आविष्कार, जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी नए नए खोज हुए हैं, उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करता है कौन? एक प्रवर्तक। सपोज ये मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ है तो ये हमारे पास किस कारण से है? इस जो है जो प्रवर्तक है ना, इसी के कारण से हमारे पास है। ये जो माइक लगा है इसका आविष्कार हुआ है तो हमारे पास किस कारण से है? इसी प्रवर्तक के कारण ही है। यह प्रवर्तक ने सोचा हम कोई कंपनी स्थापना करेंगे, माइक का निर्माण करेंगे, तो माइक का निर्माण किया, उसे बेचा गया, मेरे पास आया। तो व्यवहारिक रूप मतलब जो खोज किया जाता है, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, सैटेलाइट हो गया, उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करता है कौन? एक प्रवर्तक। ठीक है। लास्ट है सातवां, साधनों, परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन के साधनों का विकास। अब ये जो बिजनेस रन करेगा तो इसमें कच्चा माल बाहर से आएगा। इस बिजनेस में जो सामान बन के तैयार हो रहा है या बाहर बिकने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? आएगा जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही, चाहे ट्रक से आए, चाहे ट्रेन से आए,
चाहे ट्रक से जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे हवाई जहाज़ से जाए, मतलब किसी न किसी माध्यम से आदान और प्रदान, इनपुट आउटपुट होगा। तो इससे क्या होगा, परिवहन के साधन का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार, महत्व और गुण पढ़कर ख़त्म कर दिए। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है परिवर्तन के कार्यात्मक पहलू। इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ कार्यात्मक पहलू, पहलू का मतलब पहल करना, देखना। क्या देखना, कार्यात्मक मतलब कार्य। कौन सा कार्य, वह कार्य जो परिवर्तन से रिलेटेड है। परिवर्तन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि यह जो व्यक्ति है जब बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी कार्य करता है वही कार्य क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो इस कार्य को शुरू करने के लिए यह आदमी क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में देगा या देखेगा या उसे नज़र पे रख के कार्य करेगा, वही हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है व्यवसाय का प्रकार। व्यवसाय का प्रकार, यह जो व्यक्ति है इस बिज़नेस को शुरू करेगा तो किस प्रकार का रहेगा, कपड़े का रहेगा, मोबाइल का रहेगा, टेलीविज़न का रहेगा, मतलब किताब कॉपी का रहेगा। तो यह जो व्यवसाय है इसका प्रकार क्या रहेगा, तो यह देखना पड़ेगा इसे। ये भी क्या है, परिवर्तन के कार्यात्मक पहलू हैं। पहला पॉइंट हमारा यह हो गया। दूसरा आकार, किसका आकार, व्यवसाय का आकार। तो यह जो आदमी इस बिज़नेस को शुरू करेगा तो इसका आकार क्या होगा, छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा। तो कोई भी बिज़नेस शुरू होता है तो पहले छोटे में ही शुरू होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, वो आगे बढ़ते चला जाता है। रिलायंस हुआ, ऐप गूगल हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह से जो भी कंपनी है अचानक पूरे देश पे अपना कब्जा स्थापित नहीं की है। हर जगह छोटे से ही शुरू होते, धीरे धीरे उनका विकास होता है और पूरे देश पे वो छा जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा है स्थान। अब ये जो आदमी इस बिज़नेस को शुरू करेगा तो इसका स्थान क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा, मुंबई रहेगा, गोरखपुर रहेगा, नौतनवा रहेगा, कहाँ रहेगा, स्थान का निर्धारण तो करना ही पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा इस व्यक्ति को, मतलब कार्यात्मक पहलू है, देखेगा किस जगह मुझे शुरू करना है व्यवसाय। ग्रामीण एरिया में शुरू करना है, शहरी क्षेत्र में शुरू करना है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में शुरू करना है, ये सभी हमें ध्यान देना पड़ेगा। चौथा है स्वामित्व का स्वरूप, मतलब यह जो आदमी इस बिज़नेस को शुरू करेगा क्या इसका मालिक एक ही रहेगा, कि यह साझेदार रखेगा, कि यह संयुक्त पूंजी वाले कंपनी खोलेगा। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा इस आदमी को जब यह बिज़नेस शुरू करने जा रहा है तब। ठीक है, क्योंकि अगर उसे अकेले रहना है तो ठीक है, वेरी गुड, साथ में किसी को रखना है तो रख सकते हैं, वेरी गुड, पार्टनरशिप करना है कर सकता है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी बनाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वैधानिक बहुत सारी क्रिया है, वो सभी काम करने पड़ेंगे इसे। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी रहता है। इसके बाद है वित्तीय नियोजन, 4 हो गया। 5वां हमारा है वित्तीय नियोजन। नियोजन, योजना बनाना, भविष्य मुझे क्या करना है, जब उसका लिखित रूपरेखा हम पहले से तैयार कर लेते हैं तो मेरा है नियोजन। तो भविष्य में हम किसका योजना बनाएंगे, वित्त का बनाएंगे, पैसे का बनाएंगे, मुद्रा का बनाएंगे, तो मेरा क्या कहलाएगा, वित्तीय नियोजन कहलाएगा। मुझे पैसा चाहिए बिजनेस को शुरू करने के, कहाँ से आएगा, योजना बनाना पड़ेगा। बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, योजना बनाना पड़ेगा। ये सभी हमें ध्यान में रखकर ही कार्य करने पड़ेंगे। 6वां है भवन एवं मशीनरी, कि ये जो आदमी है इस बिज़नेस को शुरू करेगा उसका भवन कैसा रहेगा, कितने कमरे रहेंगे, कितना एरिया रहेगा, उस घर में कितने मशीनरी रहेंगे, ये सभी ध्यान देना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पे हमने व्यवसाय का परिवर्तन पढ़ के समाप्त कर दिया, जिसमें मैंने अर्थ बताया, परिभाषा बताया, अवस्था या पद्धति, प्रवर्तक बताएं, उसके प्रकार बताएं, कार्य, महत्व और गुण बताएं, परिवर्तन के कार्यात्मक पहलू भी मैंने आपको बताया। 1 2 बार 3 बार 4 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके अपना देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक कंपलसरी पेपर है, इसका प्रिपरेशन अच्छे ढंग से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।